नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम आपको 10वीं कक्षा का सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण इसके बारे में पढ़ा रहे हैं। आशा करते हैं आप ध्यान से उसको समझेंगे। जैसा कि आप पहले कक्षाओं में छठी सातवीं से पढ़ते आ रहे हैं, अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, उसी के बारे में आज हम जानकारी ले रहे हैं। वो थोड़ा वाइड जानकारी होगी। ये सब हम पहले से जान चुके हैं। सातवीं कक्षा में ये हमने पढ़ा था कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू है, दही है, या जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं वो सभी स्वाद में खट्टे होते हैं, अतः उनमें अम्ल भी होता है। ये लिटमस पत्र टेस्ट जो होता है, ये जैसा हमने सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि ये नीले लिटमस पत्र में जब हम इसके सॉल्यूशन में, इसके विलयन में नीला लिटमस पत्र डालेंगे तो वो जो है उसको लाल रंग में बदल देता है। ये हम ध्यान रखेंगे कि उसका जलीय विलयन होना चाहिए या नमदार उसकी नमी का होना जरूरी है, नहीं तो वो रंग नहीं बदलेगा। ये प्रश्न भी कई बार आया है कि भाई नीले लिटमस पत्र को सूखे जो है हवा में रख दें तो क्या वो अम्ल के रूप में लाल बन सकता है? तो हम उसका जवाब कहेंगे नहीं, इसका जलीय विलयन होना आवश्यक है। अब जैसा इसकी परिभाषा भी हम दे सकते हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H आयन देते हैं, अर्थात जिसमें H आयन की सांद्रता अधिक होती है उसको हम अम्ल कहते हैं। ये जो है एसिड लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खट्टा। अब अम्ल दुर्बल भी होते हैं और प्रबल भी होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। प्रबल मतलब शक्तिशाली। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं वो है HCl, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। H2SO4 जिसे हम अम्लों का राजा कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये सब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग अम्ल हैं। उसके बाद में दुर्बल अम्ल यानी कि कमजोर, दुर्बल मतलब कमजोर, तो कमजोर ये CH3COH यानी कि हम जिसको एथेनाइक अम्ल कहते हैं, लैक्टिक अम्ल है, ऑक्सलिक अम्ल है, ये कुछ दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं। इसके पश्चात हम देख रहे हैं सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। ये पहले भी हम 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं, सांद्र क्या होता है और तनु क्या होता है। जिसमें अम्ल अधिक हो और जल कम हो वह सांद्र है, और यदि उसके अंदर अम्ल कम हो और जल अधिक हो तो वह तनु अम्ल कहलाएगा। इसके पश्चात हम जानते हैं क्षारक के बारे में। क्षारक जो हैं ये स्वाद में कड़वे होते हैं, जैसा अम्ल खट्टे होते थे ये स्वाद में कड़वे होते हैं। आपने कभी साबुन को चखा हो, साबुन के अंदर क्षारक होता है, या जो कड़वे खीरा होता है या हम कहें करेला होता है, इनके अंदर क्षारक होता है। ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं, यानी कि उससे उल्टा कार्य करते हैं। जैसा उसमें नीले लिटमस को लाल में बदला गया था और यहाँ लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देते हैं। जैसा हमने अम्ल में बताया ऐसे ही क्षार में कि इनका जो जलीय विलयन है वो उसके अंदर OH नेगेटिव आयन की मात्रा अधिक होती है। वहाँ पर H प्लस आयन की मात्रा अधिक थी, यहाँ OH नेगेटिव की आयन की मात्रा अधिक होगी। इसी प्रकार से ये प्रबल और दुर्बल दो प्रकार के क्षारक होते हैं। सबसे प्रबल क्षारक है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी प्रबल क्षारक हैं। और दुर्बल क्षारक की श्रेणी में हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ले सकते हैं। देखिए, क्षारक और क्षार में एक हल्का सा अंतर है जो हम समझ नहीं पाते हैं। सामान्यतः हम क्षारक और क्षार को एक ही श्रेणी में ले लेते हैं। क्षारक और क्षार में अंतर यह है कि क्षार जो होता है वो जलीय विलयन होता है। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, जैसे जो जल में घुल सकता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है।
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सभी क्षार हैं। यानी कि इनका जो जलीय विलयन होता है वह क्षार कहलाएगा, और अगर जल में नहीं घुल रहा है तो वो क्षार है, क्षारक है, सॉरी। लवण, जैसा आप जानते हैं, अम्ल और क्षारक दोनों को यदि हम मिला देंगे, परस्पर अभिक्रिया करवाएंगे तो वहाँ लवण बन जाता है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड इसके उदाहरण हैं, जैसा आप देख रहे हैं। अब बात आती है सूचक। सूचक का मतलब जो हमें सूचना दे, यानी कि किसी भी विलयन में क्षारकता है या अम्लता है, क्षारकता है तो कैसी है, अम्लता है तो कैसी है, ये उस विलयन से हमें पता करना हो तो उसके लिए हमारे पास टेस्टिंग होती है। सूचक के प्रकार हैं, तो ये हम देख रहे हैं स्क्रीन पे कि सूचक के 3 प्रकार हैं। एक प्राकृतिक सूचक है, एक कृत्रिम है और एक गंधीय सूचक है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक सूचक। ये पौधों में पाए जाते हैं, यानी प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेजिया पौधे के फूल, हल्दी हो गई, ये सभी क्या हैं, ये प्राकृतिक सूचक हैं। उसके पश्चात कृत्रिम सूचक, यानी कि जो रासायनिक पदार्थ हैं, जो मैन मेड हैं, सिंथेटिक्स जो हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोफ्थलीन हो गया, ये सभी क्या हैं, कृत्रिम सूचक है। इसके अलावा गंध से भी हम पता लगा सकते हैं, गंधीय सूचक हैं। इन पदार्थों को गंधीय, अम्लीय या क्षारक के माध्यम में बदल देते हैं, जैसे प्याज है, लौंग का तेल है, तो ये सभी हमें पता लगा सकते हैं कि भाई यहाँ से हमें उनकी गंध से पता लग जाएगा कि अम्ल है या क्षारक है। तो इस प्रकार से हम उनकी सूचना जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं यहाँ पर उनके और भी उदाहरण हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। लिटमस पत्र के साथ है, लाल पत्ता गोभी है, हल्दी है, हाइड्रेजिया के फूल हैं, फिनोफ्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, प्याज का रस है, वेनिला है, लौंग का तेल है, ये सभी जो है सूचक हैं। अब जो मेन पॉइंट इसका आ रहा है वो है यहाँ पर अम्ल और क्षारकों के साथ इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं कैसी हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में इनकी जानकारी लेते हैं कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या होता है और क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या होता है। जैसे कि हम धातुओं की अगर बात कहें तो धातुओं के साथ अम्ल अभिक्रिया करके उनके संगत लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। देखिए, अम्ल हो या क्षारक हो, दोनों ही धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, और इसका हम परीक्षण भी कर सकते हैं। जैसे हम पहले पाठ में भी हम जान चुके हैं कि जो परीक्षण होता है, जब हम अम्ल में धातुओं को डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, ये हम करके भी देख चुके हैं और यहाँ लिखा हुआ भी है। उसके पश्चात है कि कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ अभिक्रिया में क्या होता है। तो कार्बोनेट्स के साथ अभिक्रिया करके अम्ल जो है लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। बाइकार्बोनेट्स के साथ भी ऐसा ही होता है, परंतु क्षार के साथ कार्बोनेट्स कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि क्षार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होगी। इसके पश्चात हम देखते हैं कि और रासायनिक अभिक्रियाएं क्या क्या हो सकती हैं। यहाँ हमने देखा कि जल की उपस्थिति में क्षारक कैसे आयन उत्पन्न करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड में Na+OH नेगेटिव, MgOH यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में भी ऐसे ही हम देख रहे हैं।
ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं वही क्षार कहलाते हैं। अतः सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते। अभी जल में घोलने की जब बात आ रही है तो मैं आप लोगों को कुछ बातें बता रहा हूँ, वो ध्यान रखेंगे। जो प्रैक्टिकली भी हमारे जीवन में हमेशा ध्यान रखनी है कि जल के साथ जब भी हम अम्ल या क्षारक की अभिक्रिया करते हैं तो किस प्रकार से उसको करना संभव है। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्योंकि यह एक अत्यंत अभिक्रियाशील जो है ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा निकलती है यानी आग निकलती है। इस अभिक्रिया के दौरान जो है जब ऊष्मा निकलती है तो पात्र टूट भी सकता है और हमें नुकसान भी हो सकता है, हमारी दुर्घटना में जो है हानि भी हो सकती है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए जब इस प्रकार की अभिक्रियाएं करवाएं तो ये ध्यान रखना है कि सावधानी पूर्वक ये देखा जाए। जैसा हम देख रहे हैं, मैंने अभी जो सारी बातें समझाई आपको, अम्ल के साथ अभिक्रिया कौन कौन करते हैं और कैसे कैसे उनके लवण बनते हैं, ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके पश्चात अब देखेंगे कि भाई क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या होता है। अब यहाँ से हम जानेंगे, ये देखिए क्षारक के साथ अभिक्रिया, ये मैं पहले आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, वही चीज़ यहाँ हमें दिखाई दे रही है कि क्षारक के साथ अभिक्रिया करके जैसे धातुओं के साथ तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी, और जब जल में डालते हैं तो धात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड्स जो है और जल के लवण बनते, जल और लवण बनते हैं। कार्बोनेट्स के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। अम्ल व धातुओं में क्षारकों में समानता क्या है कि जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाता है, यानी कि तनु हो जाता है, सांद्रता इसकी कम हो जाती है। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH नेगेटिव में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है, यानी कि वो जो उसकी सांद्रता है वो कमजोर हो जाती है। क्षार और अम्ल की प्रबलता को हम कैसे मापें? अभी तक तो हमने जाना था, पहचाना था कि भाई क्षार और अम्ल क्या होते हैं, ये तो हमने जान लिया, लेकिन यहाँ से हम जानेंगे क्षार और अम्ल की जो सांद्रता है उसकी पहचान कैसे करें, यानी कि उसके सांद्रता के लिए क्या कोई पैमाना है हमारे पास? जी बिल्कुल है, हम देख रहे हैं। उसके लिए pH स्केल, एक स्केल जो है, एक पैमाना है जिससे किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात की जा सकती है और उसका नाम दिया pH स्केल। अब P का मतलब यहाँ है पोटेंस, इंग्लिश में पोटेंस कहते हैं, हिंदी में पुषांश, जो जर्मन शब्द है और इसका अर्थ है शक्ति। तो P का मतलब तो हो गया शक्ति, यानी वैसे हम जनरली कह सकते हैं पावर, ठीक है ना, लेकिन पावर नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। P का अर्थ होता है पोटेंस या पुषांश। pH बराबर है 7 हो, ये इसकी रेंज दे रखी है। यदि किसी भी विलयन का pH 7 होता है तो वह उदासीन होता है, 7 से कम होता है तो वह अम्लीय होता है और 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय होता है। यह जो स्केल है, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह स्केल 0 से 14 तक pH ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसा आप देख रहे हैं नीचे की तरफ CH3COOH और H2CO3 यानी कि एथेनाइक अम्ल और कार्बनिक अम्ल है, ये कमजोर दुर्बल अम्ल है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं H+ आयन की सांद्रता बढ़ती जा रही है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर
H+ आयन की सांद्रता बढ़ने के साथ साथ HCl तक परबल अम्ल बन जाता है। तो ये उसकी सांद्रता को दर्शाने के लिए बनाया गया एक स्केल है, जिसकी सहायता से हम जान सकते हैं कि कोई कितना प्रबल अम्ल या दुर्बल अम्ल है। अब देख रहे हैं उसके पश्चात क्षार की प्रबल और दुर्बल क्षार। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि OH नेगेटिव आयन की मात्रा जितनी बढ़ती जाएगी, किसी भी क्षार की प्रबलता उतनी ही बढ़ती जाएगी। बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति 0 की तरफ जाएगी 7 से, और बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति 14 की तरफ जाएगी। जैसे कि हम कहें कि भाई कोई अम्ल या अम्ल जो है वो 5 है किसी की pH स्केल पे वैल्यू, और एक की है 4, तो स्ट्रॉन्ग कौन सा हुआ? तो 4 वाला स्ट्रॉन्ग हुआ, प्रबल हुआ। इसी प्रकार से यदि किसी की क्षारीय pH स्केल क्षार का 8 है और किसी का है 12, तो वहाँ pH स्केल जो है वो अधिक होने पर, 12 वाले का अधिक होने का पर सांद्रता अधिक हो जाएगी। और हम जानेंगे कि कौन सा pH स्केल अधिक है, और उसकी वैल्यू से उसकी उदासीनता और उसके सांद्रता का पता लग जाएगा। इस प्रकार से हम जांच कर सकते हैं। हमने देखा दैनिक जीवन में भी हमारे बहुत से क्रियाकलाप होते हैं, और उनसे pH स्केल की सहायता से हम दैनिक जीवन में भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं पौधे एवं पशु pH के प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे हम देख रहे हैं हमारा शरीर जो है वो 7.0 से लेकर और 7.8 pH के बीच कार्य कर रहा होता है। वर्षा का जो पानी होता है यदि उसका pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसको भी हम अम्लीय वर्षा कह देते हैं। अतः अम्लीय वर्षा की पहचान हमारे जो किसान भाई हैं वो मिट्टी की जांच करवाते हैं, जैसा कि आजकल सॉइल हेल्थ कार्ड बन रहे हैं, तो वहाँ पर भी क्या होता है pH स्केल से, pH परास से हम जांचते हैं कि मिट्टी अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। इस प्रकार से हम उसका जांच कर सकते हैं। तो हमारे शरीर में भी बीमारियों का पता लगाने के लिए, जांच करने के लिए हम एंटासिड वगैरह जो लेते हैं, जैसे एसिडिटी बढ़ जाती है, तो ये सब pH से, पानी की pH से या शरीर में उपस्थित पदार्थों के pH से हम उसकी वैल्यू का पता लगा सकते हैं। अब है कि भाई जब हमें pH वैल्यू का पता लग गया तो उनसे अपने दैनिक जीवन की तो फ़ायदा उठा ही सकते हैं। पशु पौधे सबके लिए ये फ़ायदेमंद है। जहाँ भी जाएं वहाँ का पानी कैसा है, वहाँ का मिट्टी कैसी है, उस चीज़ का हम पता लगा सकते हैं। ये हमने समझ लिया। अब बात करते हैं कुछ साधारण नमक के से जो बनने वाले रसायन है या उससे संबंधित जो रसायन है वो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो हमें पता ही है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कैसे बनाई जाती है। देखिए ये कई बार ये क्वेश्चन आया है, इसको दूसरे रूप में लिखा जाता है जिसको हम कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। जो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। 2NaCl जैसा आप अभिक्रिया देख रहे हैं, प्लस में H2O, तो एरो लग के NaOH और Cl2 और साथ में हाइड्रोजन, यानी कि जब हम पानी में नमक डाल देंगे और उसमें से विद्युत धारा गुजारेंगे तो यहाँ ध्यान देंगे कि एक उसके इलेक्ट्रोड पे, एनोड पे जिसे हम कहेंगे, एनोड पर क्लोरीन और कैथोड पर हाइड्रोजन और
कैथोड के जो पास वाला जो विलयन होगा वह सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन होगा। अतः NaCl को तोड़ दिया गया, Cl अलग हो गई और हाइड्रोजन गैस अलग हो गई उस विलयन में से। हाइड्रोजन का हम उपयोग भाई ईंधन के रूप में कर सकते हैं। क्लोरीन का उपयोग हम जल की स्वच्छता, PVC, CFC आदि के लिए कर सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो सफाई में, औषधियों में भी काम आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो धातुओं के निष्कर्षण साफ करने में, साबुन, कागज आदि के बनाने में प्रयोग की जा सकती है। तो ये कुछ इसके उपयोग हैं, इनसे विरंजक चूर्ण बनाया जा सकता है। सेकंड जैसा हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण जो है ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जरूर आता है, चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्लोर क्षार अभिक्रिया हो, चाहे वो विरंजक चूर्ण का हो। विरंजक चूर्ण शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो वहाँ विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जैसा आप देख रहे हैं, बुझे हुए चूने को हम कहेंगे CaOH ट्वाइस, यानी कि उसमें जब पानी डाल दिया जाता है तो वो CaOH ट्वाइस बन जाता है। प्लस में क्लोरीन गैस जब गुजारी तो CaOCl2 प्लस H2O, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और साथ में जलवाष्प बनते हैं। ये हमने देखा। इसके पश्चात हम देख रहे हैं दूसरे जो इससे संबंधित रसायन बनते हैं वो हैं हमारे पास। चलो पहले इसका उपयोग देख लेते हैं, क्या इसके उपयोग हैं। जैसा आप देख रहे हैं उपयोग विरंजक चूर्ण के, वस्त्र उद्योग में सूती व लेलिन के विरंजक के लिए, कागज की फैक्ट्री में कागज की मज्जा, रसायनों में उपचायक के रूप में, पीने के पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। इसके पश्चात है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आप जानते हैं, आपके घरों में भी होगा, जिसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। बेकिंग का मतलब पकाया जो जाता है, जो हम पकवान खाते हैं, जो बेक किए जाते हैं, उसको बनाने की विधि यहाँ पर बताई गई है। सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में अमोनिया, ये चारों चीज़ें लेके जब हम अभिकृत करवाते हैं तो वहाँ अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा बनता है। यह एक दुर्बल क्षारक है, यानी कि ये जो है एक क्षारक के रूप में ही कार्य करता है। जब हम खाने में इसको डालते हैं, गर्म कर देते हैं, तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट था ये कार्बोनेट में चेंज हो जाता है, Na2CO3। अब ये Na2CO3 जो है ये कार्बोनेट है, प्लस में H2O प्लस में CO2। तो यहाँ हम देख रहे हैं इसके भी उपयोग हैं। बेकिंग सोडा जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसका उपयोग जो है खाने में जो स्पंजी चीज़ होती हैं, खमीर जो होता है, पाव रोटी जो होती हैं, ये सभी बेकिंग सोडा की सहायता से बनाई जाती है। एंटासिड के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। और बेकिंग पाउडर का उपयोग अग्निशमक के रूप में भी किया जाता है। आग बुझाने में भी, जो आग बुझाने वाले फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां होती हैं, जो पानी जिसके साथ वो बेकिंग सोडा मिक्स होता है, जिससे आग आसानी से बुझ जाती है। इसके पश्चात है धावन सोडा। जैसे हमने बेकिंग सोडा देखा था, उसको जब गर्म किया था तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बन गया था। सोडियम कार्बोनेट के जो पुनः क्रिस्टलीकृत से धोने का सोडा प्राप्त हो जाता है, यानी कि उसमें जल के जब विलयन मिक्स कर दिए जाते हैं, यानी उसको क्रिस्टलीकरण किया जाता है, यानी उसको पानी में घोल के और उसके जो अशुद्धियाँ निकाल के उसको क्रिस्टल बना दिया जाता है। जैसा आप 7वीं कक्षा में भी पढ़े और 9वीं में भी पढ़ चुके हैं क्रिस्टलीकरण से। तो वही कार्य यहाँ होकर और
धावन सोडा बन जाता है। इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज़ के उद्योग में, बोरेक्स के उत्पादन में, घरों की सफाई के लिए, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इससे आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत बार पूछा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये एक्चुअल में जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो यह जल के अणुओं को त्याग करके और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी अर्ध हाइड्रेटेड यानी कि आधा जो इसका अणु है वो बच जाता है, बाकी सब चले जाते हैं। यह सफेद चूर्ण है जो जल में मिलाने पर दोबारा से जिप्सम बन जाता है। अतः ये अभिक्रिया हम यहाँ देख रहे हैं, ये CaSO4 हाफ H2O, ये हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे POP कहते हैं। और इसमें यदि 1.5 यानी कि 1.5 अणु जो है पानी का मिला दें तो दोबारा से जिप्सम प्राप्त हो जाता है। जैसा आप देखते हैं घरों में छतों के जो निचले हिस्से के ऊपर डिजाइन्स वगैरह बनाए जाते हैं वो POP से, खिलौने भी POP से बनाए जाते हैं। डॉक्टर्स जो है हड्डियों वाले डॉक्टर, हड्डियां टूट जाती है तो वहाँ भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करता है। तो ये बड़ी ही काम की चीज़ है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं। POP से आपने मूर्तियां बनी हुई भी देखी होंगी, बहुत सा सामान यहाँ से बनता है। इसके पश्चात हम ये देख रहे हैं कि क्रिस्टलन का जल, ये जो है बिल्कुल ही अलग से एक पॉइंट बना हुआ है और इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जा सकता है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। यानी कि कोई भी हमारे पास लवण है, जैसे कॉपर सल्फेट है, उसमें 5 अणु भी हो सकते हैं, उसमें 2 अणु भी हो सकते हैं जल के। यानी कि किसी निश्चित इकाई में पानी के कितने अणु हैं वह उसका क्रिस्टलन के जल के रूप में उत्तर मिलता है। जैसे हम यहाँ उदाहरण देख रहे हैं CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट 5H2O यानी कि 5 H2O लिखा हुआ है तो क्रिस्टलन के जल के 5 अणु हैं। दूसरे में हम देख रहे हैं Na2CO3 10H2O तो ये क्रिस्टलन के जल के 10 अणु हैं। तीसरे में हम देख रहे हैं, तो जहाँ जितने अणु हैं वही क्या हो गया, उसके क्रिस्टलन के अणु हो गए। इसके पश्चात हम देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आप लोगों को सोल्व करने हैं। जो हमने पढ़ा है उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो आपसे ये आशा करते हैं कि आप सभी इस चैप्टर को अच्छे से समझ के और इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। धन्यवाद।